दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल पास किए हैं जिनको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अन्नदाता कड़ाके की ठंड में सड़कों पर पड़े रहने के लिए मजबूर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और खास तौर से सोशल मीडिया पर हर दूसरा व्यक्ति इन बिलों के समर्थन में या विपक्ष में बटा हुआ है। हम चाहे किसी भी पार्टी से हों, किसी भी विचारधारा से हमारा संबंध हो, लेकिन हम सब पहले किसान हैं या हम सब तभी बोल पाते हैं जब हमारा पेट किसान के उगाए अन्न से भरा हुआ हो। तो हम सब का ये फर्ज बनता है कि स्टैंड लेने से पहले बुनियादी सच्चाई को जान लें। बहुत सी अफवाहें भी ऐसे आंदोलनों में या ऐसे विषयों पर चलती रही हैं जो कुछ बेबुनियाद होती हैं, कुछ में सच्चाई भी होती है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या वो 3 कानून हैं, उनके क्या प्रोविजन हैं, ताकि आप सब जान सकें कि उन प्रोविजंस में से कौन सा किसानों के लिए फायदेमंद है और कौन सा किसानों के लिए नुकसानदायक है, ताकि आपका स्टैंड बुनियादी नींव पर खड़ा हो, आप मजबूती से उसकी पैरवी कर सके। अब हम बात करते हैं दूसरे कृषि अधिनियम की। दूसरे अधिनियम का नाम है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इस अधिनियम में 25 सेक्शंस हैं, 25 धाराएं हैं। इसका उद्देश्य किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ, होलसेलर्स के साथ, लार्ज रिटेलर्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ अपने फ्यूचर फार्म प्रोड्यूस यानी भविष्य के उत्पाद के संबंध में एग्रीमेंट करते वक्त किसानों की सुरक्षा करना और उनको एम्पावरमेंट करना है, उनको सशक्त बनाना है। ऐसा इस एक्ट का उद्देश्य है। इसका सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी किसान किसी परचेजर के साथ एग्रीमेंट कर सकेगा अपने भविष्य की फसल उत्पाद को लेकर के। ऐसे एग्रीमेंट में 2 चीजें स्पष्ट रूप से लिखी जाएंगी। पहली बात है जो किसान की तरफ से होगी कि वह किस समय पे डिलीवरी देगा, किस गुणवत्ता का उत्पाद, किस ग्रेड का उत्पाद और किस कीमत पे मुहैया करवाएगा। दूसरी बात होगी फार्म सर्विसेज को लेकर के कि जो खरीदार है वो क्या क्या फार्म सर्विसेज किसान को प्रोवाइड करवाएगा और कब कब करवाएगा। इसका स्पष्ट उल्लेख एग्रीमेंट में होगा। फार्म सर्विसेज जहां एक और खरीदार को प्रोवाइड करवानी होगी, वहीं उससे संबंधित जो भी कानूनी मंजूरियां लेनी है या गवर्नमेंट के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ जो भी काम करना है, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जिम्मेवारी खरीदार पर होगी। किसान की जिम्मेदारी सिर्फ खेत पर निगरानी रखते हुए, काम करते हुए फसल उत्पादन तक ही सीमित है। बाकी की सारी हेडेक, सारी जिम्मेवारियां खरीदार की होगी। इस एग्रीमेंट की मिनिमम अवधि 1 फसल सीजन की होगी और अधिकतम अवधि 5 साल तक हो सकती है। किसानों की मदद के लिए सरकार जल्द ही मॉडल फार्मिंग एग्रीमेंट इश्यू करेगी। सेक्शन 4 कृषि उत्पाद की क्वालिटी के बारे में है। एक्ट ये कहता है कि दोनों पार्टीज आपस में रजामंदी से उत्पाद की क्वालिटी यानी उसकी गुणवत्ता तय करेगी कि इस गुणवत्ता का माल इस कीमत पे खरीदा जाएगा। गुणवत्ता के जो मानक हैं वो केंद्र सरकार भी उसमें मदद करेगी तय करने में, या जो अभी एपीएमसी की मंडियों में जो मानक चल रहे हैं वो भी काम में लिए जा सकते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय दोनों पार्टियों का आपस का होगा और ये गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की भी मदद ले सकती है, ताकि गुणवत्ता को लेकर के ये इश्यू न रहे कि किसान के साथ मनमानी हुई है। सेक्शन 5 कहता है उत्पाद की क्या कीमत किसान को मिलेगी। कीमत किसान 2 तरह से निर्धारित कर सकता है। एक है फिक्स्ड कीमत, किसान पहले ही तय कर सकता है कि मैं मेरे उत्पाद की ये कीमत आपसे लूंगा, या किसान के पास दूसरा अल्टरनेटिव भी है कि वह पहले एक मिनिमम एश्योर्ड प्राइस तय कर ले। अगर मार्केट का प्राइस उससे नीचे रहता है तो भी किसान को वो मूल्य दिया जाएगा, और अगर मार्केट का प्राइस उससे ऊपर जाता है तो किसान को बढ़ा हुआ प्राइस मिलेगा। ये बढ़ा हुआ प्राइस केवल मार्केट पे निर्भर नहीं है,
मार्केट का जो प्राइस है, प्रचलित प्राइस है, वो एक मानक का काम करेगा, वो एक दिशा निर्देश का काम करेगा। किसान को कीमत मार्केट से ज्यादा भी मिल सकती है, ये दोनों मिलकर तय करेंगे। सेक्शन 6 डिलीवरी से संबंधित है। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर एग्रीमेंट में ये तय हुआ है कि माल की डिलीवरी किसान परचेजर की जगह वहां तक पहुंचाएगा, तो परचेजर को इंस्पेक्शन करने का समय माल पहुंचने से पहले पहले तक का रहेगा। अगर परचेजर माल की डिलीवरी लेने से पहले इंस्पेक्शन नहीं करता है तो बाद में वो एग्रीमेंट से मना नहीं कर सकेगा, माल में कोई भी कमी नहीं निकाल सकेगा। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की यानी उत्पाद की डिलीवरी प्रोड्यूसर को किसान के खेत से लेनी है तो वो भी एग्रीमेंट में स्पष्ट लिखा जाएगा। फसल की कीमत के बारे में सेक्शन 6 ये कहता है कि किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य डिलीवरी के समय ही चुकता कर दिया जाएगा। अगर यह फसल उत्पाद बीज है तो कम से कम 2/3 मूल्य उसको उसी समय पेमेंट कर दिया जाएगा। बचा हुआ पेमेंट बीज के सर्टिफाई होने पर या 30 दिन के भीतर भीतर जो भी पहले हो कर दिया जाएगा। सेक्शन 7 ये कहता है कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो स्टॉक लिमिट है वो इस एग्रीमेंट पे लागू नहीं होगी। सेक्शन 8 जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये प्रोविजन करता है कि ये एग्रीमेंट सिर्फ किसान की उपज को खरीदने और उसको फार्म सर्विसेज प्रोवाइड करने के संबंध में ही होगा। किसी भी एग्रीमेंट से किसान की जमीन ना खरीदी जा सकेगी, ना बेची जा सकेगी, ना लीज पे ली जा सकेगी, ना मॉर्गेज की जा सकेगी, ना ही जमीन पे कोई प्रीमाइसेस, कोई बिल्डिंग उसमें खरीदार चेंज कर सकेगा, ना उसके लैंड पे कोई चेंजेस कर सकेगा। अगर खरीदार कोई स्ट्रक्चर खड़ी करता है या लैंड पे, उसकी जमीन पे कोई ऐसा बदलाव करता है तो एग्रीमेंट की अवधि पूरी होने से पहले पहले उसको वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर हटानी पड़ेगी और लैंड को पहले की तरह ठीक करके देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसने खड़ी की है वो एग्रीमेंट खत्म होते ही उस पे मालिकाना हक किसान का हो जाएगा, वो इसके संबंध में कोई वाद दायर नहीं कर सकता। सेक्शन 9 ये कहता है कि फार्मिंग एग्रीमेंट का उपयोग किसान और परचेजर, खरीदार दोनों लोन लेने के लिए और इंश्योरेंस के लिए कर सकते हैं। सेक्शन 10 ये कहता है कि छोटा किसान जो एग्रीमेंट की समझ नहीं रखता है उसके लिए एग्रीगेटर या फार्म सर्विस प्रोवाइडर्स तीसरी पार्टी बन सकते हैं जो किसान और खरीदार दोनों के लिए सहूलियत का काम करेंगे, दोनों के लिए मैनेजमेंट का काम करेंगे। सेक्शन 11 ये कहता है कि एग्रीमेंट होने के बाद दोनों पार्टी आपसी सहमति से इसको बदल सकेंगी, इसको रद्द कर सकेंगे। सेक्शन 12 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा जो भी फार्मिंग एग्रीमेंट है उनको रजिस्टर करेगा। सेक्शन 13 ये कहता है कि कोई भी डिस्प्यूट होगा तो एग्रीमेंट में मैंडेटरी प्रोविजन होगा कि कंसिलिएशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू इसका समाधान निकलेगा। अगर पार्टीज बातचीत से समाधान नहीं निकाल पाती है तो पूर्व के बिल की भांति एसडीएम जो सब डिविजनल अथॉरिटी का काम करेगा और सिविल कोर्ट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस पर निर्णय लेगा दोनों पक्षों को सुनने के बाद। सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर कंसिलिएशन का प्रयास विफल हो जाता है तो एसडीएम समरी प्रोसीडिंग करते हुए इसका निर्णय करेगा। ऐसा करते हुए उसको सिविल कोर्ट की आवश्यक शक्तियां मिल जाएंगी। अगर एसडीएम ये पाता है कि गलती किसान की है तो उससे जो फॉर्म सर्विस प्रोवाइडर की एक्चुअल कॉस्ट है, वास्तविक कीमत है, उसी की रिकवरी की जा सकेगी। लेकिन दूसरी ओर अगर ऐसा पाता है कि गलती परचेजर की है तो उस पे 1.5 गुना जुर्माना भी लगा सकता है। अगर किसान के अपने वादा पूरा न कर पाने में किसी फोर्स मेजर यानी किसी प्राकृतिक बड़ी घटना का हाथ है जो किसान के बूते से बाहर की बातें हैं तो किसान को कोई जुर्माना या कोई रिकवरी वापस नहीं देनी होगी। दूसरा, अगर इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में एग्रीमेंट बनाया जाता है, एग्रीमेंट में कुछ ऐसी शर्तें डाली जाती है जो इस एक्ट के अनुसार नहीं डाली जानी चाहिए, उस सूरत में भी किसान को कुछ भी वापस नहीं देना होगा। फोर्स मेजर को एक्ट के सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। उसमें इस तरह के इवेंट्स शामिल किए गए हैं जो किसान के नियंत्रण से बाहर हों, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप,
कोई एपिडेमिक डिजीज का आउटब्रेक हो जाए, जैसे कि कोरोना या पेस्ट, इंसेक्ट या इसी तरह के दूसरे कोई इवेंट, दूसरी कोई घटनाएं जो किसान के हाथ में नहीं हो, किसान जिसके लिए जिम्मेवार नहीं हो। एसडीएम के निर्णय की अपील 30 दिन के भीतर भीतर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को की जा सकती है। कलेक्टर इस पे 30 दिन में अवश्य निर्णय लेगा। कलेक्टर के निर्णय की कोई अपील किसी कोर्ट में इस एक्ट के अनुसार नहीं की जा सकती, लेकिन जैसा मैं पहले बता चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट का ये स्थापित निर्णय है कि किसी राज्य के भीतर तमाम जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, वो हाई कोर्ट के सुपरविजन में ही काम करती हैं, तो उनके निर्णय की अपील हाई कोर्ट में हो सकती है। सेक्शन 15 ये कहता है कि अगर एसडीएम या डीएम के निर्णय में किसान को दोषी माना जाता है रिकवरी के लिए, तो ऐसी कोई भी रिकवरी किसान की एग्रीकल्चर लैंड से नहीं हो सकती है। सामान्यतः ऐसी जमीन को नीलाम करके रिकवरी की जाती है, लेकिन इस एक्ट में यह प्रोविजन है कि किसान की जमीन के साथ कोई तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, अर्थात उसकी जो भी रिकवरी है, जो भी लेन देन है, उसमें किसान की जमीन का कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 23 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की पावर होगी। स्टेट गवर्नमेंट मोड ऑफ पेमेंट यानी किसान को पेमेंट या भुगतान कैसे करना है उसके बारे में रूल बना सकती है। रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट, उसकी योग्यता के बारे में नियम बना सकती है, या और भी अन्य विषयों में स्टेट गवर्नमेंट नियम बनाने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये थी इस एक्ट की खास खास बातें जो आप सबको किसान होने के नाते लोकतंत्र के हित में अपना स्टैंड लेने से पहले जानना जरूरी है।